ड्रामे की शुरुआत में फैन लिलिन स्केटिंग करते हुए अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तभी उससे ल्यूसी दिख जाता है, जिसके बाद वो ये सोच रही होती है कि मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ ये लड़का वहाँ पर आ जाता है, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। स्केटिंग करते करते अब फैन लिलिन रुक जाती है ल्यूसी से ये सवाल पूछने के लिए। फिर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है तो तुम मुझसे पहले वहां पर पहुंच जाते हो और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी क्लासमेट्स आने वाले हैं स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासमेट को आना है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और शायद तुम भी उसी के लिए आई हो। जिसके बाद सभी क्लासमेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग फैन लिलिन की मॉम को देखते हैं, मेंग फेई को। वो भी वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आई होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये जगह ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ और स्केटिंग भी तो मैंने बहुत दिनों से नहीं की है, पता नहीं आज मैं स्केटिंग कर भी पाऊँगी या नहीं। इतने में मेंग फेई की नज़र फैन लिलिन पर जाती है। यहाँ पर फैन लिलिन तो बस अपनी मॉम को ही देखी जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये मॉम है जो मेरे डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मेरे डैड वैसे नहीं है। अब वो फ्लैशबैक पर सब कुछ सोचने लगती है, जहाँ पर फैन लिलिन ने डिसीज़न लिया था कि वो इन लोगों के साथ नहीं रहेगी और उसे दोबारा पैदा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ रोज़ एक ही तमाशा होता है जो फैन लिलिन को बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा उसकी मॉम और डैड लड़ाई करते रहते हैं और फैन लिलिन को ऐसा लगता है कि अगर उसके मॉम और डैड की कभी शादी ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो पैदा ना होती, तो आज उसे ये सब कुछ दिन ना देखना पड़ता। और इसलिए उसने न्यू ईयर पर ये विश मांगी थी कि उससे पास्ट में जाना है और सब कुछ चेंज करना है, और गॉड ने उसकी ये विश पूरी भी कर दी। और अब पास्ट में आने के बाद फैन लिलिन को लग रहा है कि वो सब कुछ सच में चेंज कर सकती है। वो अपने मॉम एंड डैड को कभी मिलने ही नहीं देगी, जिससे उन लोगों की शादी होगी और फैन लिलिन कभी पैदा होगी। इसलिए उसका यही मकसद है कि वो अपने मॉम को अपने डैड से दूर रखा करेंगी और उसकी मॉम को किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा और वो लोग शादी करेंगे। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन अपनी मॉम को देखी जा रही होती है और ये कह रही होती है कि इन्होंने ये किस तरह का भला मेकअप किया है, इन्हें तो मेकअप करना भी नहीं आता है। और यहाँ पर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो फैन लिलिन की वो रिएक्शन देख रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि ल्यूसी को सब कुछ पता है। एनीवेज मेंग फेई आगे बढ़ती है और सबको स्केटिंग करते हुए देखती है, जहाँ पर अब वो ये सोचने लगती है कि क्या वो स्केटिंग कर पाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से उसने स्केटिंग भी ट्राई नहीं किया है। अब इतने में उसके पास फैन लिलिन पहुँच जाती है। अब अपनी मॉम को वो गौर से देखने लगती है और कहने लगती है कि ये इन्होंने किस तरह का मेकअप किया है, मैंने भी तो मेकअप किया है लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ज़रा देखो इनका मेकअप, चेहरा इतना येलो हो गया है, आंखें इतनी ग्रीन हो गई है, क्या इन्होंने ठीक से ब्लेंड नहीं किया है। अब वो उसे छू कर देखती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा चेहरा क्यों छू रही हो, फैन लिलिन कहीं तुम पागल तो नहीं हो। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था, मैं उसे ही साफ कर रही थी। जिस पर मेंग फेई कहती है कि मैं तो अपना चेहरा बहुत अच्छे से साफ करके आई हूँ, तो फिर भला क्या गंदगी हो सकती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी गंदगी नहीं है, और सारे बॉयज़ ये कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि तुम तो बिना मेकअप के ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें मेकअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ल्यूसी के बारे में भी वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ल्यूसी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और सबसे ज़्यादा टॉल भी है पूरे बॉयज़ ग्रुप में। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी मॉम के लिए ल्यूसी से अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। अब वो अपनी मॉम का हाथ सीधा ल्यूसी के हाथ में दे देती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते और स्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मेंग फेई अपनी फ्रेंड के साथ स्केटिंग करती है और उन दोनों के पीछे फैन लिलिन होती है। तभी फैन लिलिन के सामने से ल्यूसी गुजरता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि जब ल्यूसी इतना अच्छा खासा लड़का है तो फिर अपने डैड की जगह मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मॉम को ल्यूसी से प्यार हो जाए।
जिसके बाद फैन लिलिन अपने दिमाग में आइडियाज़ बना रही होती है कि वो क्या करे कि उन दोनों की क्लोजनेस बढ़े। फिर उसे आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम को पुश कर देगी, जिसकी वजह से वो ल्यूसी के ऊपर गिर जाएगी और उन दोनों की क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। अब उसी मिशन को पूरा करने के लिए फैन लिलिन अपनी मॉम को पुश करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी सी ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैन लिलिन गिरते गिरते बचती है और ल्यूसी उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद फैन लिनन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। ल्यूसी उसे कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन फैन लिनन को पता होता है कि ल्यूसी को सब कुछ मालूम है। फिर ल्यूसी उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो क्या? तुम्हें पता है इस काम में कितना ज़्यादा खतरा है? कहीं तुम हमारी हड्डियाँ अलग करने की कोशिश में तो नहीं लगी हो? अब वो इसे ये सब बातें बता ही रहा होता है, तभी आवाज़ आती है कि कोई बेहोश हो गया है और सब लोग दौड़कर उसी के पास जा रहे होते हैं। अब यहाँ आकर पता चलता है कि जो लड़का बेहोश हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है। वहाँ पर मेंग फेई भी ऑलरेडी पहुँच चुकी होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है फैन बेई की। मेंग फेई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो फैन बेई को कहती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर यही सोच रही होती है कि मॉम कितनी ज़्यादा चिंता कर रही है मेरे फ्यूचर डैड की। इधर मेंग फेई को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है फैन बेई से ज़्यादा। वो कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते ना, देखो तुम्हारा हाथ कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है, तुम अभी बेहोश हो गए थे, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, अगर तुम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़े मोटे कपड़े पहना करो। इसके बाद वो उसके हाथों को गर्म करने लगती है, वो उसे सहलाने लगती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। और यहाँ साफ पता चल रहा होता है कि मेंग फेई फैन बेई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और वो सब कुछ इधर फैन लिलिन देख रही होती है। उसे भी लग रहा होता है कि बस बहुत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। इसके बाद फैन लिलिन जोर से चिल्लाती है कि फैन बेई तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो और तुम पागल हो। वो उसकी नॉन स्टॉप बेइज्जती की जा रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम सब लोग यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आए हैं और तुम्हारी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर वो उसका हाथ मेंग फेई के हाथों से हटा देती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते। जो सब बातें सुनने के बाद फैन बेई कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो कैंटीन पर थी। उस दिन कैंटीन पर तुम मुझे ऐसे बोल रही थी जैसे तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी को डेट करना है तो ऑनलाइन पार्टनर ढूंढ लो और उसे डेट करो, क्योंकि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो तुम नहीं हो, तो मुझे माफ़ कर दो। जो सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर फैन लिलिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि फैन बेई तुम सच में एक नंबर के गधे हो। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद देखते हैं कि ल्यूसी बीच में होता है और ये सब कुछ बातें सुन रहा था। फिर वो उसे देखकर स्माइल करता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फैन लिलिन अपने रूम पर होती है और अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फैन लिलिन दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ से मेंग फेई आती है और वो आने के बाद ही सीधा ये कहने लगती है कि क्या तुम फैन बेई को इस तरह से बुरा भला बोलना बंद करोगी, क्योंकि मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो भी तुम उसके बारे में कहती हो। पर फैन लिलिन को उसकी बातों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि फैन लिलिन देखो, मुझे पता है कि तुम फैन बेई को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बारे में ऐसा मत बोला करो। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, देखो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब वो इसके बारे में और कुछ बोलती उससे पहले फैन लिलिन को याद आता है कि उसकी मॉम को तो मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। फिर फैन लिलिन कहती है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। फिर वो उससे चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि मैं जो भी अभी करने वाली हूँ चुपचाप उसको देखते रहना। फिर वो मेंग फेई के चेहरे पर फेस मास्क लगाती है और कहती है कि मैं जब से आई हूँ मेरा ध्यान एक ही चीज़ पर है और वो है तुम्हारा मेकअप। तुम्हें मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता और उसके साथ साथ तुम भी अपने चेहरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो मैं चाहती हूँ कि इस HBN का प्रोडक्ट यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है खास करके स्किन के लिए।
ये चेहरे को बिल्कुल चमका देता है आईने की तरह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकती हूँ, वो भी फ्री में, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद फ़ैन लिनलिन HBN का एक डब्बा लेती है और वो मेंग फेई को देने लगती है, लेकिन मेंग फेई को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो अपने चेहरे से फेस मास्क हटा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब वो उसका हैम्पर ठुकरा के जाने लगती है तो फ़ैन लिलिन सैड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम ये HBN का हैम्पर नहीं लोगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल उस फ़ैन बेई की तरह हो और क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? सच सच बताना, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। जिस तरह से तुम उसकी केयर कर रही थी वहाँ पर और कोई दूसरी लड़की नहीं करती। जो सुनकर मिंग फेई कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं फ़ैन बेई को पसंद नहीं करती। जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि ये झूठ बोलने का नाटक किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि फ़ैन बेई से अच्छा कोई दूसरा लड़का हमारी क्लास में है, क्योंकि वो तो सिर्फ खाना बेचता है और उतना हैंडसम भी नहीं दिखता है। तुम्हें क्लास के दूसरे लड़कों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि ल्यूजी, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और एक कैपेबल स्टूडेंट भी है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है, तुम इसके बारे में सोच सकती हो। लेकिन मेंग फेई को इन सब बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहती है कि देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम प्लीज़ ये सब नॉनसेंस बातें मत क्या करो, मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और तुम्हें फ़ैन बेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसे नॉनसेंस बातें करती हूँ हर जगह पर। अगर तुम्हें वो लड़का इतना ही ज़्यादा पसंद है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपना HBN का हैम्पर देते हुए कहती है कि जाओ उसी लड़के के साथ रहो, फ़ैन वेई के साथ, जो कैंटीन पर खाना बेचता है, क्योंकि बेचारा और कुछ कर भी तो नहीं सकता खाना बेचने के अलावा। एक तरह से फ़ैन लिलिन फ़ैन वेई की बेइज्जती कर रही होती है ताकि मिंग फेई को एहसास हो और वो फ़ैन वेई को पसंद ना करे। अब मिंग फेई वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ से ल्यूजी दूसरी तरफ से आ रहा होता है। वो फ़ैन लिलिन को कहता है क्या तुम्हें गर्म पानी चाहिए या फिर ठंडा पानी। अब फ़ैन लिलिन को ल्यूजी से कुछ बात नहीं करनी होती, इसलिए वो वापस जाने लगती है तो ल्यूजी उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ। जिसके बाद फ़ैन लिलिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है और दरवाज़ा लगा देती है, पर ल्यूजी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो भला, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं। फिर वो उस गर्म पानी को नीचे रख देता है और कहता है कि इसे याद से ले जाना। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।